बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अर्ज़े पाकिस्तान ईद की लाइव ट्रांसमिशन। मैं हूं साकिब शब्बीर और मैं हूं सुंदर शफाकत। नाज़रीन, हमारा आज का शो दो लिहाज से बहुत स्पेशल है। एक तो जाहिर सी बात है ईद पे आप इसको मुलाहिज़ा कर रहे हैं ईद की वजह से, और दूसरा ये कि हमारे पास आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही ख़ास हैं। वो स्पेशल क्यों हैं वो आप बताइएगा। जी हमारे साथ मौजूद हैं अजीज़ुर रहमान मुजाहिद साहब, जाने माना एक नाम सहाफ़त की दुनिया में, तहसील खालिया ज़िला गुजरात में। उसके साथ उनके साथ उनकी वाइफ मौजूद हैं मिस ज़ैनब सिद्दीक। इन्होंने जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ग्रेजुएशन में किया है टॉप। अब सवाल ये बनता है कि टॉप तो बहुत से लोग करते हैं, इसमें तो कोई यूनिक बात नहीं है। यूनिक बात जनाब ये है कि इनके टॉप में यूनिक बात ये है कि जनाब जब इन्होंने टॉप किया है उस वक्त ये 2 बच्चों की वालिदा थी, और 2 बच्चों की मौजूदगी में एक माँ होने के बावजूद 2 बच्चों के साथ इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है अपने हस्बैंड की सपोर्ट के साथ। और ये चूँकि हमारे माशरे में, स्पेशली पंजाब के इस इलाके में जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, आमतौर पर ऐसी रीत बहुत कम देखने को मिलती है कि जहाँ पे शोहर, ससुर, वालिद, भाई अपनी ख़वातीन को तालीम के लिए ना सिर्फ इनकरेज करें बल्कि ख़ुद सेक्रीफाई करके उनको सपोर्ट करें। तो इस लिहाज से हमारे आज के मेहमान बहुत यूनिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ुर रहमान मुजाहिद साहब और मिस ज़ैनब साहब। सबसे पहले वेलकम टू द शो, और बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला शो के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने टॉप किया बीए आर्ट्स में, ये सब लोगों को पता है, लेकिन सब्जेक्ट क्या था? आपने किस सब्जेक्ट में टॉप किया? मेरा मेजर सब्जेक्ट जो था वो साइकोलॉजी है। फर्स्ट ईयर से मैं साइकोलॉजी को लेके चल रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी में करियर परस्यू करने का इरादा है मेरा। तो साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट शुरू से था या बाद में डेवलप हुआ? नहीं, विद द टाइम बीइंग, क्योंकि हमारे माशरे में सफोकेशन बहुत ज़्यादा है, घुटन बहुत ज़्यादा है, जहनी अमराज, जहनी मसाइल बहुत ज़्यादा है, और उन पर बात करने वाला कोई नहीं है, और इनको हम लोग एक मसले का या एक उसका दर्जा नहीं देते, किसी कुछ समझते नहीं है, एक टैबू है ये। तो वो सब देखते हुए मुझे लगता था कि शायद मैं वो एक दरिया का कतरा बन सकती हूँ कि जो लोगों को इन अंधेरों से निकालने में उनकी मदद कर सके। अच्छा ज़ैनब, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपने ये न्यूज़ सुनी? सबसे पहले आपसे ये न्यूज़ किसने ब्रेक की? आपने टॉप किया है, और व्हाट वाज योर फीलिंग? फीलिंग तो जो है वो अनएक्सप्लेनेबल है, वो मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में कि वो क्या कैसा लम्हा था। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो वो आके मुझे कहते हैं अपना रोल नंबर बताओ। तो रोल नंबर याद तो नहीं था, काफ़ी टाइम हो गया पेपर्स दिए हुए, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैं वो ढूंढ रही थी रोल नंबर स्लिप वगैरह, तो अभी मैं वो ढूंढ ही रही थी, तो मेरा बेटा मेरे पास आके कान में कहते हैं मम्मा आपकी यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट पोजीशन है। तो मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लो आपकी मैम की कॉल है, मैम प्रिंसिपल की, उनसे बात कर लो। तो मैम से मैंने पूछा मैम ये क्या कह रहे हैं, ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तो मैम ने कहा नहीं बेटा, हम रोज़ा रख के आपसे क्यों झूठ बोलेंगे, क्यों मजाक करेंगे, तो बाकी सच है। तो उसके बाद मेरे से उनसे कॉल में बात नहीं हो रही थी, मतलब वो इतना एक इमोशनल सा वो लम्हा था। तो बस अल्लाह का करम है। तो जब आपको खबर आई, जाहिर है आपके शौहर ने दी और बच्चों को पता था, तो उसके बाद सबसे पहले आपने किसको बताना चाहिए न्यूज़? अपनी मम्मा को। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था इस हवाले से? बहुत खुश थी वो, बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो भी बस उनकी दुआएं हैं, पेरेंट्स की दुआएं हैं। अच्छा, जब आपने सोचा साइकोलॉजी पढ़ने का, तो क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता उन्होंने क्या करना है, करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे यहाँ, तो आपकी क्या एज थी उस वक्त? क्या आपने सोचा कि मैंने साइकोलॉजिस्ट ही बनना है और इन मसाइल को जो है वो देखना है अपने? मैं ना बचपन से, वो हमारा एक होता है कि या तो आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, वो बच्चों में पैदाइश से पहले से वो चीज़ फीड हुई होती है कि भाई ये 2 फील्ड्स हैं, इनमें आपने जाना है। तो डॉक्टर वो सुनते हैं, एक वो होता है कि सोशल, एक वो हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है कि बड़े पढ़ाकू बच्चे होते हैं डॉक्टर बनने वाले। तो माइंड में था, मैट्रिक तक मेरा यही था कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, लेकिन लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान्स। तो ज़िंदगी ने कुछ और प्लान किया हुआ था। उसके बाद शादी हो गई, फिर 3 साल के गैप के बाद जब मैं कॉलेज गई तो प्रोस्पेक्टस में मैंने देखा साइकोलॉजी, तो पता नहीं क्यों वो एक ऐसा लम्हा था, वो चीज़ क्लिक कर गई। हालांकि इतना ज़्यादा मेरा नॉलेज नहीं था उस वक्त साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन वो एक क्लिक किया कि भाई यही पढ़ना है। तो उसके बाद लेकिन ये है कि मेरा डिसीजन कॉन्शियस डिसीजन था इस हवाले से, क्योंकि जो है ना पता था कि ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या क्या होता है, और इसी को लेके आगे चलना है और इसी को एंड तक लेके जाना है। हमारे सोसाइटी में क्या होता है, स्टूडेंट्स अमूमन लड़कियाँ कि वो लोग देखा देखी सब्जेक्ट्स, या तो वो देखा देखी रख लेती हैं फ्रेंड्स की, या फिर पेरेंट्स जो है ना वो करते हैं, फोर्स करते हैं कि भाई आपने ये सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं। और बच्चों को ना इंटरेस्ट होता है, ना उनको पता होता है, ना उनके पास एक गोल होता है, और बस वो ऐसे चल रहे होते हैं आंखें बंद करके कि भाई कुछ पता नहीं है। पूछो कि किसी स्टूडेंट से आपने क्या करना है, तो उनको होता है कि भाई देखेंगे।
जो अम्मी अब्बू ने कह दिया या भाई वक्त आएगा तो देखेंगे। अच्छा, आप जानती हैं ज़ैनब कि आपका टॉप करना तो एक यूनिक खबर नहीं था, लेकिन इस फैमिली बैकग्राउंड के साथ और इस फैमिली स्ट्रक्चर के साथ टॉप करना ऑब्वियसली एक अनबिलीवेबल वाक़या था। तो इसके साथ साथ एक और जो नॉर्म्स थी सोसाइटी में, आप जानती हैं, वो भी बदल गई है। इससे पहले हम लोगों ने ये सुन रखा था, पढ़ रखा था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ये रवायत बदल गई है। आप इस बात का क्रेडिट देना चाहेंगी कि आपकी इस कामयाबी के पीछे 4 साल बिल्कुल 100% कि हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर तो मैं पहले दिन से लेकर आज तक ये हर कदम पे मेरे साथ खड़े हैं, और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ या मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है या मैं इस सफ़र में तन्हा हूँ। तो इनकी सपोर्ट के बगैर, इनकी मदद के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं था। जी, बात करते हैं अभी जनाब इस हीरोइन के पीछे, रियल हीरो से, कि जिनकी सपोर्ट के बिना ये 4 साल का सफ़र मुमकिन नहीं था। अजीज़ुर रहमान साहब जी, सैल्यूट टू यू। मैं जानता हूँ कि आपके वालिद साहब अलहाज असलम भट्टी साहब ख़ुद शोबा तालीम से वाबस्ता थे, आपका एक तालीमी बैकग्राउंड है, लेकिन उसके बावजूद हमारे माशरे में, जैसे मैंने पहले बयान किया कि कुछ सोसाइटी की नॉर्म्स या कुछ लिमिटेशंस हैं। एक खावंद के लिए एक ईजी डिसीजन नहीं होता अपनी वाइफ के लिए 4 साल तक सेक्रीफाइस करने के लिए। तो आपके इसके पीछे क्या इंटेंशन थी, क्यों किया आपने ऐसा? जी थैंक यू। इसमें जो है हमारा जो तल्लक बना था, वो तल्लक बना था नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ साथ चलना। तो मेरे साथ इन्होंने 100% तावन किया है। नेशनल इशू पे, लोकल इशू पे काफ़ी सारे नेकी के प्रोजेक्ट्स में मेरे साथ किया है। और जब अब्बा जी ने कहा कि ज़ैनब को कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, इसको आगे पढ़ाना है, तो मैंने कहा ठीक है। और वो अब्बा जी के उस हुक्म के बाद मैंने 100%, पहले भी सपोर्ट थी, लेकिन ये अमली तौर पे बड़ा मुश्किल होता है कि बेगम को कॉलेज छोड़ना, ड्रॉप करना, फिर वो बाकी मामला जो हैं उसकी तालीम के मसरूफियत में, कॉलेज के टाइम में बच्चों को संभालना, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने किया। मुश्किलात की आपने जहाँ तक बात की, तो उनको टैकल करना बड़ी बात होती है, तो उन मुश्किलात को आपने किस तरह से उनको फेस किया और फिर अप्लाई किया? तो उसमें मुझे याद है कि पहले उमामा थी, उमामा उस वक्त स्कूल नहीं जाती थी, तो हम जो है मामा को, यानी कि ज़ैनब को कॉलेज छोड़ के उसके बाद मैं ऑफ़िस चला जाता था। ऑफ़िस में ये मेरे साथ खेलती रहती थी, पैम्पर चेंज करना, खेलना, बाकी खाना पीना, ये वो चीज़ें सारी हम करते थे। उसके अलावा अगर मैंने कहीं मीटिंग में जाना तो वो ये भी मेरे साथ जाती थी। बाज़ औक़ात ये होता था कि बच्ची थी, सो जाती थी, तो सो जाने की सूरत में दफ्तर में मैं इसको लिटा देता था या किसी स्कूल में थोड़ी देर के लिए लिटा देता था। उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रहती थी। ज़ैनब पढ़ाई कर रही है, मैं अपने दफ्तर को भी चला रहा हूँ, अपनी सोशल लाइफ को भी चला रहा हूँ। लोग बहुत कहते थे कि वो आप बड़े रन-मुरीद हैं, आप बच्चे जो है ना वो आप बड़े संभालते हैं, ये वो है, लेकिन मेरा हल है। अच्छा, मैं नाज़रीन से एक बात शेयर करता चलूँ कि अजीज़ुर रहमान साहब जो हैं ना सिर्फ के शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं, बल्कि आफिया मूवमेंट के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं और पासबान मीडिया सेल के भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो इन तमाम तर मसरूफियात के साथ 2 बच्चों के साथ में कैरी करना ऑफ कोर्स ये एक मुश्किल जॉब है। तो आप ये बताइए मैडम ज़ैनब कि हमारे पंजाबी में मिसाल दी जाती है कि या तो सस चंगी हो या आदि फोटो दीवार पे टंगी हो। जी बिल्कुल। आपके फैमिली मेम्बर्स घर में कितने हैं? आमतौर पर होता है ये कि नंदें, सास, ससुराल की तरफ से एक लिमिटेशंस, एक रुकावट का बायस बनती हैं ये चीज़ें। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं था। ये एक सिंगल बंदे का कभी भी नहीं है। इसके पीछे बैकग्राउंड पे अगर आप देखें तो बहुत सारे सपोर्टिव हाथ हैं। और शादी होकर जब मैं आई थी तो मेरे ससुर और सास 2 फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ी, जिस तरह से पड़ी, बच्चों को संभालने से लेकर एक सोशल सपोर्ट तक, क्योंकि उनके मौजूदगी में कोई अगर महल्ले वाले या आगे पीछे लोग बात भी करते थे तो उन्होंने कभी वो बातें मुझ तक पहुँचने नहीं दी। और वहीं पे उनको शटअप कॉल दी थी कि हमारा मसला है, हमारी बहू है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको क्या मसला है, आप कौन होते हैं बात करने वाले। अच्छा जी, बच्चों की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद। तो अच्छा, आपकी मामा ने टॉप किया है, तो मैंने सुना है कि सबसे पहले आपने आके मामा को बताया था, तो आपने मामा को किस तरह से बताया था? कान में आके क्या बोला था आपने? क्या आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं है। अच्छा, और आप बताइएगा कि आपको पता है कि मामा ने बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल किया है, तो इसके पीछे किसका हाथ था, किसकी कोशिश थी सबसे ज़्यादा? अब्बा जी ने इजाज़त दी, बाबा ने एडमिशन दिलवाया, मम्मा ने पढ़ा लिया। मामा ने पढ़ लिया। और आप लोगों ने क्या किया? जब मामा जाती थी, कॉलेज जाती थी, पीछे से आप मिस तो करते होंगे मामा को?
और कमी फील होती है। सारा दिन क्या करते रहते थे आप लोग मामा के बाहर? बाबा के साथ खेलते थे, कार्टून्स देखते रहते थे। तंग तो नहीं करते थे बाबा को? आप तो नहीं तंग करते थे बाबा को? वेरी गुड। अच्छा, ईद के हवाले से हमारा स्पेशल शो है ये, ईद के हवाले से भी है। तो ईद की अगर बात की जाए, पहले आपकी ईदें किस तरह से गुजरती थी पढ़ाई के दौरान, और वो उस तरह से सारा, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ाई भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है किसी हद तक, तो वो क्या डिफरेंस आया है? एज सच तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं उस तरह से बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करती। तो एक लिमिटेड सा सर्कल है, तो उसी में करना, और बच्चों के साथ कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड किया जाए। तो एक दो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ईद मिल आते हैं, और बाकी पार्क्स वगैरह में अब तो फिर सब कुछ बंद है। और अजीज़ साहब की क्या मसरूफियात होती है? मेरी मसरूफियात जो हैं वो सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। मेरी मसरूफियात ये होती है कि ईद वाले दिन भी मेरी कोशिश होती है कि लोगों में आसानियाँ बांटी जाएँ, और आम दिनों में तो होता ही है, लेकिन ईद वाले दिन में भी मेरी कोशिश होती है कि कोई घराना ऐसा ना रह जाए मेरे वो सर्कल में, या जहाँ तक मेरी ओर से आई है, कोई घराना ऐसा ना रह जाए जहाँ ईद की खुशियाँ जो है ना मनाई जा रही हूँ। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उनको भी ईद की खुशी में शामिल तो बच्चों का टाइम दे पाते हैं आप ईद पे? जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। मेरी मसरूफियात ये होती है कि ईद वाले दिन भी मेरी कोशिश होती है कि लोगों में आसानियाँ बांटी जाएँ, और आम दिनों में तो होता ही है, लेकिन ईद वाले दिन में भी मेरी कोशिश होती है कि कोई घराना ऐसा ना रह जाए मेरे वो सर्कल में, या जहाँ तक मेरी ओर से आई है कोई घराना ऐसा। मैं आपको मिसाल इसकी देता हूँ कि एक ईद के मौके पर मैं और ये मेरी बेटी गाड़ी में बैठे हुए थे, तो एक खातून आई, उसने दस्तक दी, तो मैंने उसे कहा कि माफ़ करें। तो ये मुझे कहती है बाबा आपके पास पैसे हैं? मैं कहा हाँ हैं। कहती हैं कि बाबा ये शीशा नीचे करें और आंटी को पैसे दें। इनकी भी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना मेहरबानी की है कि इनकी वही कैफियत चल रही है। जी अजीज़ुर रहमान साहब, अब आप ये बताइए जनाब कि अब आगे के क्या इरादे हैं? आगे के इरादे ये हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो है ज़ैनब का जो फ़ैसला होगा वही फ़ैसला होगा, लेकिन इस दौरान हमारे बहुत अच्छे काबिल एहतराम दोस्त हैं, राय मंजूर नासर CSS ऑफिसर्स यूनियन के पंजाब के वो बानी भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और इस वक्त पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के CEO हैं उनका, और एक और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और FBR के कमिश्नर हैं, हमारे जो DC हैं सैफ उमर जप्पा, उनके छोटे भाई हैं असद तायर जप्पा, वो भी बड़े अच्छे इंसान भी हैं और सरकारी अफसर भी हैं, और सबसे बड़ी बात मोटिवेशनल और कैरियर काउंसलिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। वो दोनों जो है उनकी मशावरत ये है कि CSS भी किया जाए और साइकोलॉजी में भी आगे एडमिशन लिया जाए रेगुलर। बेहतर। अच्छा ज़ैनब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी इस कामयाबी ने, इस यूनिक कामयाबी ने नए रास्ते, नए दरवाज़े खोल दिए उन हज़ारों लाखों ख़वातीन के लिए जो अभी तक शशोपनी में हैं, ऐसी कंडीशन में आफ्टर मैरिज जो डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप देखने वाली ख़वातीन को और बच्चियों को बताइए कि आपने ये जो 4 साल की जो तालीम आपने हासिल की है, ये आपने क्या जॉब लेने के लिए की है, शऊर लेने के लिए की है, आपकी इंटेंशन क्या थी? बाकी जो ख़वातीन हैं वो क्या देखकर आपको फॉलो करें? सबसे पहले तो ये कि आप लोग डिग्री और जॉब और पैसे के पीछे भागना छोड़ दें। मैं आपको बताती हूँ, मैट्रिक के बाद रिज़ल्ट के बाद मेरा तब से इरादा था कि मैंने कुछ करना है लाइफ में, बैठ नहीं जाना। मेरी मदर और फादर दोनों टीचर हैं, और मेरी पैदाइश से पहले से वो दोनों तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। तो मेरी वालदा मुझे अक्सर कहा करती थी कि बेटा आपने पढ़ाई तालीम छोड़ना नहीं है, आपने इस सफ़र को जारी रखना है। तो शादी के बाद मैंने सोचा कि अब करना चाहिए। फॉर्म वगैरह मैंने प्राइवेटली एडमिशन के ला के रखे हुए थे, बुक्स वगैरह ला के रखी हुई थी, लेकिन वो मुझे लगता था कि ये मैं सिर्फ एक डिग्री के लिए या मैं सिर्फ उस जॉब के लिए मैं नहीं पढ़ रही। अगर मैं प्राइवेटली पढ़ रही तो शायद वो मुझे डिग्री भी मिल जाती और वो जॉब भी एट द एंड मिल जाती है। लेकिन जो तालीम हकीकतन जो तालीम होती है, जो आपको एक हकीकी मानों में इंसान बनाती है, एक जो आपको एक्सपोजर मिलता है एक इदारे में जाके, शऊर हासिल होता है, तो वो उस तरह से शायद मुझे ना मिल पाता। तो फिर मैंने 3 साल वेट के बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपके मकासद बड़े होते हैं तो फिर आप के इक़दाम भी और आपकी कामयाबियाँ भी फिर उसी लिहाज से बड़ी होती हैं। और दूसरी बात ये कि वो एक है मुहावरा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो ज़िंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, हमने जो है ना वो हमेशा आगे चलते रहना होता है, आगे बढ़ते रहना होता है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है कि आपके पास ऑप्शन थी कि आप घर रह के भी तालीम को कंटिन्यू कर सकती थी कि तमाम तर हर्डल से बच के, तो आपने रेगुलर जाने का डिसीजन ही क्यों लिया?
उसका क्या एडवांटेज? अपने कंफर्ट जोन से जब हम बाहर आते हैं ना तो फिर हम ग्रो करते हैं। जो आपकी ग्रोथ का फेज़ होता है वो एक अपने सेफ स्पेस के अंदर रह के वो नहीं होता। तो जब आपने कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए आपको बहुत से मसाइल, मुश्किलात, और वो कहते हैं कि एक जो है सोना भट्टी में जलकर कुंदन बनता है, तो वो मुश्किलात की भट्टी में जलना पड़ता है। तो मेरा सबके लिए, सबको ये पैगाम है कि आप लोग जो है ना अपने अपने लेवल पे जो कुछ कर सकती हैं, ख़वातीन, बेटियां, बहनें, वो ज़रूर करें। शादी होने का मतलब हमारे माशरे में ये लिया जाता है कि बस अब लड़की की ज़िंदगी ख़त्म है। एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है ख़वातीन से कि बस अब वो सिर्फ घरदारी करेंगी और वो जो है हांडी रोटी तक मुंसलिक रहेंगी। लेकिन इसके अलावा भी एक आगे, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने को, और आप घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। चाहे वो कोई तालीम है, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, आप किसी भी तरह से करके आप एक पॉजिटिव और एक जो है ना वो मुफीद एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करें। आप लोग जो है ना वो माशरे का एक फ़ाल रुकन बने। हम ख़वातीन माशरे का 50% से ज़्यादा हिस्सा हैं, और इस सवाए इक्का दुक्का ख़वातीन के हमने इस हिस्से को, इस तबके को बेकार करके फेंका हुआ है घरों में। तो अगर हम इसको मसरफ़ में लाएँ, इन ख़वातीन को अगर हम थोड़ी सी सपोर्ट के साथ अगर हम इनसे जो है ना वो काम लेना चाहें, तो हम बहसियत कौम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। आज 4 साल के बाद ये बात कहने में बहुत आसान है कि मोटिवेशन थी, पॉजिटिव मेंटालिटी थी, लेकिन इस 4 साल के दौरान बीइंग अ हस्बैंड आपने माशरती तौर पर क्या क्या रुकावटें और क्या क्या तर्क जुमले बर्दाश्त किए, जहाँ पे आके बसा को आपको लगा हो कि हिम्मत जवाब दे रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हिम्मत जो है वो कभी भी जवाब नहीं देती, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि लोगों के जुमले तो होते हैं, वो रन मुरीद जो है, ये रन मुरीद है, बच्चों को संभालता है, बेगम जो है ना वो घर में है, उसकी खिदमत करता है, या वो जो जिसको नहीं पता था कि कॉलेज में पढ़ रही है। मेरे एक दोस्त हैं चौधरी मोहम्मद नवाज़ गुलियाना साहब, ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन के पाकिस्तान के वो सदर हैं। तो वो अक्सर मेरी उनसे मीटिंग होती तो वो कहते हैं कि लेट क्यों हैं, तो मैं उनको बताया करता था कि मैं आपकी भाभी को कॉलेज छोड़ के आया हूँ, कॉलेज से लेके आया हूँ। तो ये समझा करते थे कि कॉलेज में शायद टीचिंग करती हैं, लेकिन वो उनको कुछ दिन पहले पता चला, क्योंकि हर बंदे को वो बताना मुमकिन नहीं होता हर बात में। तो हकीकत ये है कि जो हम कहते हैं ना कि सब ने तावन किया, तावन कोई भी नहीं करता। हमारा माशरा इतना ज़ालिम माशरा है, पाकिस्तानी माशरा। कहना तो पड़ता है कि सब ने तावन किया, लेकिन हर बंदा जो है ना वो अपनी हद तक ना तंग ज़रूर करता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो माशरे में हो जाए, चाहे कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह से जो है ना वो मसाइल वो मौजूद रहते हैं। उन मसाइल के दरमियान में से ही निकलना पड़ता है। वो जिस तरह होता है ना कि पानी जो होता है ना पत्थरों को ऐसे ऐसे होकर वो अपना मंजिल तक पहुंच जाता है। तो वो रुकावटें आती रही हैं और अब भी आ रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो गोल हमें कुछ मिल गया और इंशाल्लाह बाकी ये सफ़र आसान था? आसान नहीं होता, बिल्कुल ठीक, लेकिन आसान नहीं था। इसकी मंजिल जो है वो आपके लिए बाइसे फ़ख्र है, और आप जैसे हर चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आपके लिए फ़ख्र का बाइस आप अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं, और सब लोग जान रहे हैं इनके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है कि हम मजहबी घराना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी ये भूल गई हैं, इनकी पैदाइश से साकिब भाई जानते हैं, इनकी पैदाइश से पहले मैं भी टीचर था, इनकी पैदाइश से पहले भी मैं टीचर था। तो वो जो है ना अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर निज़ामुद्दीन हैं वीसी गुजरात यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर, उन्होंने पर्सनली, उनसे एक तल्लक है, उन्होंने पर्सनली कॉल करके, और पूरे मुल्क से लोग जानते हैं या नहीं जानते, उन्होंने राब्ते करके नंबर ढूंढ के मुझे रब्ता किया है। और वो हमारी जो अभी तक वीडियो क्लिप्स या इंटरव्यूज़ जो ऑन एयर हुए हैं, वो कहते हैं कि हम अपनी फैमिली को, अपनी बेगम को, अपने बच्चों को जो है ना वो आपके इंटरव्यू दिखा रहे हैं, और हम उससे मोटिवेशन ले रहे हैं। और काफ़ी सारी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, बच्चे हैं, यहाँ तक हर बंदा जो अप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा जी, बात चल रही है आपकी माजी की, कुछ कबल वक्त चलते हैं। आप ये बताइए कि जैसे कि मैंने सुन रखा है कि आपकी लव मैरिज थी। हाँ जी, हमने ये भी सुन रखा है कि मैरिज होती लव है, ऐसे तो नहीं ना, अरेंज मैरिज होती सर इस माशरे में। तो कहाँ पे मुलाकात थी, पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? और क्योंकि हमने सुन रखा है कि आपका ताल्लुक कहीं और से था, इनका ताल्लुक कहीं और से। हाँ जी, वो एक मुहावरा है ना, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो बस वही सीन है। तो मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इस्लामाबाद, स्कूलिंग भी वहीं से हुई। तो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी, और फिर उसके बाद बस। तो इस्लामाबाद से आप यहाँ पे आई हैं। इस्लामाबाद जैसे कि बहुत बड़ा शहर है और लोग जाना पसंद करते हैं, यहाँ से लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप आई, तो वो किस तरह से आपने सब कुछ मैनेज किया? एक चीज़ है सिर्फ कि मियाँ बीवी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो बॉन्डिंग, वो चीज़ अगर हो ना, तो फिर आप कहीं भी रह रहे हो ना, इट डजेंट मैटर।
चाहे आप इस्लामाबाद में हो, चाहे आप गुलाना में हो या किसी भी जगह, और अगर आप खुश नहीं हो, आपके घर में सुकून नहीं है, तो इस्लामाबाद क्या, अगर आप यूरोप में भी, अमेरिका में भी रह रहे हैं, तो फिर वो क्या फ़ायदा। एग्जैक्टली, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मुझे याद आई है बिल गेट्स की, कि पैसा तो उनके पास भी बहुत था, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि वो ना हो तो फिर 27 साल बाद भी जो है वो। और इनकी स्टोरी से हमें एक ये भी बहुत है, तो वैसे हमारे इस्लाम का ही ये सबक है बहुत बड़ा, कि अगर अलहदगी इख्तियार करनी है तो बावकार तरीके से, ऐसे है कि कितना कोई उन्होंने एक दूसरे पे बहतान नहीं लगाए, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, कोई कुछ नहीं, और इंतहाई बावकार तरीके से, अच्छे तरीके से वापस मांगे है ना कुछ ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे जब तलाक़ें होती हैं तो आपको पता है खानदान के खानदान, गांव के गांव इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, सामान वापस करो, ये करो वो, और फिर किरदार कुशी एक दूसरे की जो की जाती है। तो एक नॉन मुस्लिम ने, क्रिश्चियंस ने एग्जांपल सेट की है कि जनाब अगर आप, जब तक आपका साथ था तो बहुत अच्छे खुश उसलूबी से चला, और जब आपने साथ नहीं रहा तो भी एक दूसरे की बाइमी इज़्ज़त के साथ आप लोगों ने सेपरेशन ली है। कॉलेज की बात से निकलते निकलते हम पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। मेरा एक सवाल था कॉलेज के हवाले से, एक प्रिंसिपल होती हैं कॉलेज में, तो मैंने सुन रखा है कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे कि आपने टॉप करना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, तो आपको ज़रा वो फील नहीं हुआ कि आप प्रेशराइज हो रही हैं, और अगर ना हुआ तो उनको मायूसी होगी? नहीं, कभी कभी होती थी, लेकिन मुझे अपने ऊपर एतमाद भी था और अल्लाह ताला से, अल्लाह के ऊपर यकीन भी था कि इंशाल्लाह अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मैं एफर्ट कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला ज़रूर जो है ना करेंगे, करम करेंगे। और मैम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैम पहले दिन से मुझे कहती थी कि जब मेरी रिज़ल्ट आया, पोजीशन आई, तो मैंने मैम को कॉल करके कहा, मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने सपोर्ट किया। तो मैम कहती है मैंने सपोर्ट किया इसलिए कि मुझे पता था कि आप कुछ करके दिखाओगी। तो मैम का भी शुक्रिया कि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। कई दफ़ा मैं थक जाती थी, और इस तरह बच्चे बीमार हैं, घरेलू जिम्मेदारियाँ, 100 मसले मसाइल होते हैं, तो मैं मैम के पास जाके ऑफिस में कहती थी मैम अब मुझसे और नहीं हो रहा है, तो मैम ने पास बिठा के मुझे इंतहाई मुशफ़िकाना तरीके से समझाना, दिलासा देना, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और तो इस रिजल्ट के बाद आपकी मुलाकात हुई है मैम? हाँ जी, एक बार। क्या रिएक्शन था उनका? बहुत खुश थी मैम, बहुत खुश थी। मैम को था, उम्मीद तो थी कि पोजीशन आएगी, लेकिन मैम कह रही थी कि मुझे ये नहीं पता था कि फर्स्ट। हाँ जी। अच्छा, आमतौर पे तो मर्दों से सवाल किया जाता है कि छुट्टी वाले दिन आप अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं, तो मेरा सवाल आपसे बनता है कि आप छुट्टी वाले दिन आपकी एक्टिविटीज़ घर में क्या होती है? घर, बच्चों की तालीम, घर के काम वगैरह, क्योंकि अभी तक मैं ना 90% घर के काम खुद ही करती हूँ, कोई हेल्प वगैरह उस तरह से नहीं है, तो वो फिर मेरा दिल होता है कि काम थोड़े से समेट लें। और दूसरा है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है, कि कॉलेज में भी ये था कि एक्टिविटीज़ वगैरह, फ़न एक्टिविटीज़ और ये सोशल एक्टिविटीज़ और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़, तो मैं उसमें उस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती थी। हमारे 4th ईयर में इलेक्शन हुए थे जब हेड गर्ल के लिए, तो मेरे सारी फेलोज़ ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि हम आपको वोट देंगे, आप ज़रूर वोट बनो हेड गर्ल। और मैंने कहा मैं अपने घर में टीचर से हेड गर्ल से लेकर प्रिंसिपल तक मैं सब कुछ खुद ही हूँ घर में, तो ये एक एडिशनल जिम्मेदारी है, तो मुझे उस तरह से अभी इस पर नहीं जाना, क्योंकि अब चीज़ों को कैटेगराइज करके जब आप प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो वो फिर जो है ना वो अपनी मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। टॉप करने की बात हुई थी, तो मार्क्स की अगर बात की जाए तो कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते, जितने भी वो मार्क्स ले लें, कम भी आए ज़्यादा भी आए, तो शौर की तो वो बात ही नहीं रहती। तो आपके बच्चे अभी छोटे हैं, माशाल्लाह बड़े होंगे, तो अगर इनका इंटरेस्ट कुछ और हुआ और इनके मतलब कुछ और इन्होंने पढ़ा और मार्क्स उस तरह से ना आ सके, तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट मेरे लिए बिल्कुल वो जो है ना वो एक मयार नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, बिल्कुल सुसाइड्स हो रही हैं इस बात पे, इतने ज़्यादा मार्क्स कम आते हैं और कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। कंपेयर किया जाता है बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ, के उनके मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो आपके क्यों नहीं आ सकते? और अब मेरे 2 बच्चे हैं, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, इनमें बेटी मेरी बहुत ज़हीन है, ये भी फर्स्ट आती है, और बेटा उस तरह से 2nd 3rd पे होता है, फर्स्ट नहीं होता। तो अब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि भाई अगर मेरी बड़ी बेटी इस तरह से कर रही है तो मेरा छोटा बेटा भी फर्स्ट ही आना चाहिए। हर बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटीज़, उसकी सलाहियतें, उसका एक डिफरेंट होता है सारा। तो आप जो है वो सिर्फ ग्रेड्स के लिहाज से आपने टॉप नहीं किया, आपका शऊर और आपका सारा वो सलाहियतें वगैरह थी उस लिहाज से भी आपने? बिल्कुल, अगर मैं सिर्फ ग्रेड्स के पीछे भाग रही होती और सिर्फ नंबर्स को लेके करती तो मैं यहाँ ना खड़ी होती शायद। अच्छा, इसमें एक छोटा सा वाक़या मैं भी शेयर करता चला जाऊँ कि अभी हमारे यहाँ नंबर गेम शुरू हो चुकी है 1st 2nd 3rd की। मेरे वालिद साहब ने एक वाक़या मुझसे शेयर किया था कि जब ये स्कॉलरशिप के लिए जब उनसे कहा गया कि अपने टॉप के किसी बच्चों को लेकर आइए, तो वो अपनी क्लास के 12-14 जितने भी बच्चे थे वो सबको लेकर चले गए थे विद फुल कॉन्फिडेंस कि जनाब मुझे ये सब इक्वली क्वालिफाइड हैं और ये सब क्वालिफाई करते हैं। तो नंबर गेम से निकलना चाहिए हम लोगों को। आई टोटली एग्री विद यू कि नंबर गेम से निकलना चाहिए, बच्चों को काबिल बनाना चाहिए, ना कि 1st 2nd और 3rd में लाना चाहिए। बिल्कुल, ये वाकया बड़ा अच्छा पेश किया आपने। एक सवाल जो मुझे बहुत चुभता है, जहाँ भी हम लोग जाएं, ख़ास तौर पे हमारे इस एरिया में, मैंने भी कॉलेज में उसी कॉलेज में पढ़ा है जिस कॉलेज में आपने पढ़ा है,
तो हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ाई जाती हैं। लेकिन ये है कि अब मेरी फील्ड जो है, मैंने स्टार्ट से जर्नलिज्म में करना था, लेकिन वो हिस्ट्री थी इस कॉलेज में, तो वो उस तरह से नहीं हो सका। लेकिन आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी था, तो आपने उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, तो आपको नहीं लगता कि आप आगे जाएंगी फील्ड में, फील्ड वर्क करेंगी या क्लिनिकल वो सारा कुछ करेंगी, तो वो उसमें मुश्किल पेश आएगी आपको? उसमें ये है कि अपने लेवल पे जितना हमारी टीचर्स से, ये टीचर्स पे डिपेंड करता है ना। जैसे अभी साकिब साहब ने बात की कि एक उस्ताद का यकीन या उस्ताद की मेहनत जो है ना, वो कह लें कि महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी वो बहुत कुछ कर सकता है। तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अब उनका भी उस तरह से कसूर नहीं है क्योंकि स्टाफ नहीं है। हम फर्स्ट ईयर में थे, हमारे साइकोलॉजी की टीचर थी ही नहीं, कभी उर्दू की टीचर ने पढ़ा दिया, कभी इस्लामियत की टीचर ने पढ़ा दिया। सेकेंड ईयर में एक थी, वो भी आधे सेशन में चली गई थी। फिर थर्ड ईयर में हमें मिली, बहुत अच्छी टीचर थी मैम सना। तो इस तरह से ये है कि अगर आप करना चाहते हैं ना, वही बात वैन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो आप महदूद वसाइल में रहते हुए भी कर सकते हैं। और फिर टीचर के ऊपर है कि वो किस तरह से जो है ना, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि छोटे मोटे प्रैक्टिकल्स आपस में कर लिए, एक दूसरे के ऊपर कर लिए साइकोलॉजी के, और जहाँ तक हमसे हो सका तो हमने कोशिश की है कि हम इसको प्रैक्टिकली भी साथ लेके चलें। प्रैक्टिकल ना हो, अगर प्रैक्टिकल हो भी कॉलेज में और अपनी कोशिश ना हो, तो फिर तो वो हो नहीं सकता। ये स्टूडेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। तो अब आगे क्या इरादे हैं आपके? आगे जैसे मैंने बताया, साइकोलॉजी इज़ माई पैशन, तो इसको लेके चलना है एज अ करियर, और आगे साथ साथ CSS का भी इरादा है इंशाल्लाह। और नो डाउट हमें अच्छी ख़वातीन की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा, बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन वक्त चूँकि कम रह गया है, तो आखिर पे मैं चाहती हूँ कि आप पैगाम दें यंग जनरेशन के लिए, तो है ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जो कि पढ़ना चाहती हैं, किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सकती, आगे नहीं बढ़ सकती, तो उनको अगर आप कोई ऐसा पैगाम दें जिससे वो मोटिवेट हो सकें। बिल्कुल यही पैगाम है मेरा सबके लिए कि आपने थक के बैठना नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। मसाइल, मुश्किलात, ये रुकावटें, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हम अगर एक परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करके बैठे रहें कि वो टाइम आएगा, वो परफेक्ट टाइम आएगा जब मसाइल नहीं होंगे, जैसे मैं अगर कहती मेरे बच्चे बड़े होंगे तब मैं पढ़ लूँगी, या बच्चे स्कूल गोइंग होंगे तब पढ़ लूँगी, इस तरह से, तो वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आपको आता। आज का काम कल पे। आपके पास जो चीज़ है ना, मेरी मम्मा ने मुझे एक बात कही थी एडमिशन लेने से पहले कि बेटा देखो, टाइम गुजर जाता है, वक्त का काम है गुजरना, वक्त कभी भी किसी के लिए ना रुका है और ना रुकेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस वक्त को यूटिलाइज़ करो पॉजिटिवली, हेल्दी एक्टिविटीज़ में, या आप उसको वेस्ट कर दो। तो आपके पास जो टाइम है, अब अपने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए आप जो कुछ कर सकती हैं आप ज़रूर करें, अपने पैशन को फॉलो करें, और अपने आप को इस तरह बेकार करके फैमिली पॉलिटिक्स, सास बहू की लड़ाइयाँ, नंद भाभी की लड़ाइयाँ और ये इधर उधर की गिबतें, चुगलियाँ, इन चीज़ों में अपने आप को वेस्ट ना करें। अजीज़ साहब, अब निस्फ आबादी हमारी जो मर्दों की है, उनके हवाले से आपका पैगाम? उनके लिए मेरा पैगाम वही है जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तरीक़ा है, उनका जो उसवा हसना है कि उन्होंने अपने घर की फ़ीमेल्स को उनका मकाम दिया, उनकी हर जगह पे सपोर्ट की, उन पे वो अना का मामला या जो है ना, उन पे वो हाकम बन के नहीं रहे, बल्कि उनको अपनी ज़िंदगी में हर मैदान में अपने साथ रखा। तो अगर हम भी अगर रखें तो हमारा पाकिस्तान, हमारी दुनिया जन्नत बन बिल्कुल सकती है। ऐसे ही। अब इस्लाम की आपने बात की, तो लोग तो यहाँ पे इस्लाम के नाम पे कुछ नहीं करते, कल्चर को जो है वो तरजीह दी हुई है इस्लाम के ऊपर, तो इस वजह से जो है वो सारे मसले नज़र आते हैं हमें। बहुत अच्छा पैगाम दिया, और ये सिर्फ लफाजी नहीं है, अमली तौर पे अभी अगर हम इसको लाएँ, एक्शन में लाएँ इसको, तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। जी जनाब, ये थे हमारे आज के मेहमान मैडम ज़ैनब सिद्दीक, उनके शोहर अजीज़ुर रहमान, जो कि नो डाउट इस वक्त हमारे ज़िला गुजरात नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के आइकन बने हुए हैं इस अनयूजुअल सक्सेस की वजह से, और इनके माशाल्लाह से बच्चे और इनके प्यारे प्यारे बच्चे। अब बिफोर साइनिंग ऑफ, ईद की खुशियों के साथ साथ आपके लिए पैगाम ये है कि जो गुफ्तगू मैडम ज़ैनब सिद्दीक और इनके हस्बैंड ने की, ये एक आइडियल कपल, एक पाकिस्तानी और एक मुस्लिम कपल को ऐसा आइडियल कपल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने वाला, एक दूसरे को सेक्रीफाई करने वाला, और एक दूसरे का हाथ में हाथ थाम कर आगे बढ़ने वाला। बिल्कुल ऐसे। इस बात पे गौर कीजिएगा कि 52% आबादी हमारे मुल्क की ख़वातीन है। ये ख़वातीन जब यूटिलाइज इनकी एनर्जीज होंगी तब ही बदलेगा हमारा पाकिस्तान। और इन गेस्ट्स को इनवाइट करने का एक तो हमारा मकसद ये भी था कि इनकी बातों से वो लोग मोटिवेट हो सकें जिनको अभी तक कोई मोटिवेशन जो है वो हासिल नहीं हो सकी, और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम देखने के बाद कुछ हद तक फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा आप लोगों को। और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक। देखते रहिए अर्ज़ पाकिस्तान।